इस सेगमेंट में हम आपसे एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जैसे इस दुनिया को देखने के लिए अल्लाह ताला ने हमें जो है एक ऐसी नेमत से नवाजा है, हमें आंखें अता की हैं कि हम इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकें। पहाड़, ज़मीन, आसमान, रंग बिरंगे फूल और हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो है पैदा की है, हम उसको अपनी आँखों से देख सकें। और लेकिन इससे जुड़े बहुत से मसाइल भी हैं, जन्म ले चुके हैं हमारी एनवायरनमेंट में। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कयूम। मैम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी, थैंक यू बेटा इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। थैंक्स फॉर कमिंग। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें आइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो कौन सी एज में जो है बच्चों को अपना पहला जो आंखों का टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए? पेरेंट्स को किस एज में बच्चों को लेकर जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बेटे मैं जो आपने पहले इंट्रोडक्शन करी थी कि जो अल्लाह ताला ने हमें आंखों से नवाजा है और एक ऐसी नेमत है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए, तो इसी बात से मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी कि जब बच्चा पैदा होता है तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि बिल्कुल जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होता है उसकी भी एक फर्स्ट इनिशियल आई एग्जामिनेशन बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि उससे बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो उस वक्त अगर पकड़ ली जाए और टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली मैनेजमेंट हो जाए तो लाइफ लॉन्ग ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैदाइशी तौर पर जिन बच्चों को सफ़ेद मोतिया होता है, काला मोतिया होता है, या वो बच्चे जो प्री मैच्योर पैदा होते हैं। प्री मैच्योर से मेरी मुराद ये है कि जो 28 हफ्ते या 30 हफ्ते से पहले जो पैदा होते हैं, तो उनको एक बीमारी हो सकती है जिसको रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी कहते हैं। तो अगर वो टाइमली डायग्नोसिस हो जाए तो हम एक बहुत लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल से बच सकते हैं। तो पहले एग्जामिनेशन तो मेरे हिसाब से जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके अगले दिन उसका जैसे वैक्सीनेशन लगती है तो साथ ही साथ उसका एक कंप्लीट आई चेकअप हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर एवरीथिंग इज़ राइट और सब कुछ ठीक है तो फिर पहला एग्जामिनेशन जो है बच्चों को 1 साल की उम्र, उसके बाद 3 साल की उम्र और स्कूल डालने से पहले उसका विजुअल चेकअप हो जाए। आमतौर पे होता ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं लगता कि बच्चे को नज़र नहीं आ रहा या कोई इशू है। जब वो स्कूल जाते हैं तो टीचर से कंप्लेन आती है। तो आइडियली सिचुएशन ये कि 1 साल पे उसको एग्जामिन कराएं बच्चे को। और प्री स्कूल, बहुत सारे स्कूल जो हैं, जो कुछ हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल के तवज्जुह से ही एग्जामिन करा लेते हैं। तो आइडियल तो ये 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ है जिनमें ज़रूर एग्जामिन हो जाना चाहिए। जी, जैसे कि आपने बात की कि हमें एग्जामिन करवा लेना चाहिए, बच्चों का मुआयना करवा लेना चाहिए, तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो पेरेंट्स को करवाने चाहिए? बेटी सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट तो एक होता है कि एक तो है कि कोई भी आई स्पेशलिस्ट जो है वो देख ले कि बच्चे की जो आंख है वो बनावट के पार से बिल्कुल ठीक है। वो तो एक वो एग्जामिनेशन करने से वो देखेगा। सेकेंडली विजन ज़रूर चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको कितना नज़र आना चाहिए। सो दे डोंट रियलाइज़ कि उनको कम नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर जिन बच्चों की एक आँख में मसला होता है और दूसरी बिल्कुल ठीक होती है, वो तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी पहुँच जाते हैं, या कभी जब वो जॉब के लिए कहीं जाते हैं, जैसे पुलिस में भर्ती होना है या आर्मी में जाना है या कहीं और उनका जब विजन चेकअप होता है तो उनको अचानक से पता लगता है कि उनको एक आंख से नजर नहीं आ रहा। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत एसेंशियल है कि इनका रेगुलर विजुअल चेकअप, कि उनको नजर कितना आता है, वो बहुत जरूरी है। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है विजन करेक्शन के लिए? बेटा विजन करेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, आपको उसके कॉज को रिमूव करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कॉमन कॉज तो है वो तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी ग्लासेस की जरूरत है। तो बच्चों को जो है और वो एक इतनी मामूली सी चीज होती है ना कि अगर ऐनक की जरूरत है ऐनक लगा दो और बस मसला हल हो जाता है। हाँ, तो कुछ जैसे को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसमें कि आई बॉल की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। अगर उसको टाइमली डायग्नोस ना किया जाए और वक्त पर ऐनक ना लगाई जाए तो फिर इरिवर्सिबल किस्म की ब्लाइंडनेस या कम नज़र होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके और उसको ऐनक लगाना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासतौर पर अगर बच्चे जो हैं, जो बच्चे स्क्विंट करना शुरू कर देते हैं, जिसको कि आँख का टेढ़ापन कहते हैं, तो हमारे एक मिथ है कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जब बच्चे को पेरेंट्स लेके भी जाते हैं तो वो कह देते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा, या उसको मल्टीविटामिन्स दे देते हैं कि जी ताकत की सिरप पिला लो और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ना वो बड़े होने से खुद ब खुद ठीक होता है, ना किसी ताकत के सिरप या मल्टीविटामिन या ग़िज़ा से वो ठीक होता है। बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसके कॉज को ढूंढना पड़ता है। और बहुत सारे बच्चों में कॉज वही होता है कि उनको ऐनक की ज़रूरत होती है और एक फर्स्ट इंडिकेशन होती है कि वो आँख नहीं देख रही। तो इन बच्चों को तो हतमी तौर पर बगैर किसी डिले के उनको एग्जामिन करवा के और उनका जो है इलाज करवाना चाहिए। डॉक्टर सिमन, जैसे आपने बात की बच्चों के हवाले से, तो बच्चों में कौन कौन सी जो है आइज इश्यूज हैं जो आजकल कॉमन है? आजकल तो सबसे ज़्यादा कॉमन तो बेटा ये रिफ्रैक्टिव एरर है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है आजकल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है।
और अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा है कि जो टॉडलर्स या जो बल्कि ना लेस देन ईयर वाले बच्चे भी हैं तो उनकी माएँ भी उनके हाथ में ना या खुद टेलीफोन लगा लेती हैं, वो जिंगल्स और नर्सरी राइम्स और वो सुनाना शुरू कर देती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि पिछले 2, 3, 4 सालों में ऐसा नहीं नज़र आता था, लेकिन अब ये होता है कि लेस देन ईयर वाले बच्चों को भी ऐनकें लग रही होती हैं और हाई सिलेंडर होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है और उनको जो है ऐनकों की ज़रूरत होती है और उनको ड्राई आइज़ हो जाती हैं। क्योंकि जैसे ही बच्चे बहुत ज़्यादा जब स्क्रीन टाइम होता है तो वो ब्लिंक नहीं करते, जब वो ब्लिंक नहीं करते तो जो हमारे टीयर फिल्म है हम ब्लिंक करते हैं तो उसने आई की सरफेस के ऊपर फैलना होता है। जब बच्चा ब्लिंक नहीं करता तो ड्राई आइज़ हो जाती है, जब ड्राई आइज़ होती है तो बहुत ज़्यादा रब करना शुरू कर देता है, जब वो रब करता है तो आई की जो एनाटमी है जिसको कॉर्निया हम कहते हैं वो दबना शुरू हो जाता है। वो दबना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से एक बीमारी जिसको केराटोकोनस कहते हैं जो कि बच्चों में आमतौर पर नहीं पाई जाती, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा उसका इंसिडेंस बढ़ गया है कि जितना वो रब करते हैं वो आँख दबती रहती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो वालिदैन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी बहुत ज़रूरी कि एक तो खुदा रहा है इनके हाथों में बहुत ज़्यादा मोबाइल कम अज़ कम जो नियर स्क्रीन टाइम है उसको कम करें, और अगर बच्चा ले ही रहा है और आपके बस से बाहर है तो कम अज़ कम उसको गैप्स दें कि आफ्टर एवरी 15 to 20 मिनट्स बच्चे को रेस्ट करना चाहिए, ब्लिंक करना चाहिए, कुछ घूम फिर के चक्कर लगा कर आ जाए ताकि एटलीस्ट उसकी आए ड्राई ना हो। तो आजकल जिस स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, मतलब अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा उसको आदत अब लग चुकी है तो मैक्सिमम कितनी देर के लिए जो है ना उसको मोबाइल दे देना चाहिए? रिकमेंडेशन तो ये है कि लेस देन 3 years तो 0 होना चाहिए, मगर आजकल प्रैक्टिकली शायद ये मुमकिन नहीं है। तो उसमें यही है कि बहुत हो तो आप डिवाइडेड टाइम को उसको कंटिन्यूस आवर्स मत करो, उन आवर्स को डिवाइड कर दो और 15-20 मिनट इज मोर देन इनफ आई वुड से। और रात को जैसे रात को जो है बच्चे जो ना देने में बैठ के मोबाइल माँ बाप सो जाते हैं और बच्चा मोबाइल देख रहा होता है, वो तो इट इज़ अ बिग नो 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 नो, उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रात को भी सोने से 1 घंटा पहले कम अज़ कम हर किस्म की इस तरह की एक्टिविटी को बंद कर देना चाहिए ताकि उसकी स्लीप भी जो है ना वो मतलब अच्छे वक्त पे सोए, वक्त से उठे, स्लीप उसकी जो है ठीक हो। तो आइडियल सिचुएशन है, बट आइडियली तो 3 साल से नीचे इट इज़ अ 0 टाइम। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कुछ बच्चे जो है वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके रिस्क क्या हैं? बेनिफिट्स तो ये है कि इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू ग्लासेस, और बच्चों में तो आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल बिकॉज उनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको रेगुलरली आपने उसको क्लीन करना होता है, उसको मतलब जो उसको लगा रहा है आँख में उसके हाथ साफ़ होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। तो और हमारी इन्वायरमेंट जो है बहुत डस्टी है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आइडियल हमारे मुल्क में ये इतने बहुत सेफ़ ऑप्शन नहीं हैगा। तो उसकी डिसएडवांटेजेस में कि अगर खुदा ना खासा अगर हमने कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो यू कैन इवन लूज़ योर आई और विजन लॉस हो सकती है। तो बेहतर तो ये होता है कि कम अज़ कम 13-14 साल से पहले तो वो किसी भी सूरत कॉन्टैक्ट लेंसेज ना लगाएं, उसके बाद भी कोशिश करें कि ना ही लगाएं तो बेहतर है। उससे कहीं बेहतर है कि आप जब उस एज पर पहुंच जाए तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी कराने, दैट इज़ अ सेफर, आई वुड से कि दैट इज़ अ मोर सेफर प्रोसीजर देन कॉन्टैक्ट लेंसेज, स्पेशली इन आवर एनवायरनमेंट। जी जैसे आप हमने कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात की है तो कॉस्मेटिक लेंसेज भी आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग यूज़ करते हैं, और उसके क्या रिस्क हो सकते हैं? क्या यूज़ करते हैं? मैं समझी नहीं आपका सवाल, दोबारा रिपीट करो। मैं कह रही हूँ कि लोग एज अ फैशन भी कलरफुल लेंसेज जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसके क्या रिस्क हो सकते हैं? वही रिस्क है जो कि एक ट्रांसपेरेंट कॉन्टैक्ट लेंस पहनने का है, लेकिन जो कलर्ड लेंसेज यूज़ करते हैं जिनको की ज़रूरत नहीं होती और वो यूज़ करते हैं तो वो लोग ज़्यादातर फिर आई मेकअप ही साथ करते हैं। और आई मेकअप के कॉम्बिनेशन विद द कॉन्टैक्ट लेंस, अगर स्पेशली जो आपके मस्काराज होते हैं ना उनको आपने रेगुलरली डिस्पोज ऑफ करना होता है, क्योंकि जो पुराने मस्काराज होते हैं उनमें जो है ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली सूडोमोनास या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि रेगुलर एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो अगर आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया है और आई मेकअप भी किया है तो मेक श्योर कि रात को सोते हुए आपने उसको कॉन्टैक्ट लेंस को उतार देना है, आपने अपने आई मेकअप को रिमूव करना और स्टैंडर्ड रिलायबल साफ किस्म का आप आई मेकअप यूज़ करें। पुराना हो या आपको लगता है कंटामिनेटेड है तो उसको यूज़ करने से अवॉइड करें, बिकॉज अगर इन्फेक्शन हो गया तो यू लूज़ एन आई। जी, और आजकल ये चीज़ भी है, सफ़ेद मोतिया भी आंखों में हो जाता है लोगों को, तो उसका क्या इलाज है ये भी बता दें। सफ़ेद मोतिया का तो एक ही इलाज है, इसको रिमूव कर दें और रिमूव करके उसके लिए आर्टिफिशियल लेंस जो इंट्राओकुलर लेंस होता है वो उससे रिप्लेस करते हैं। तो अब बच्चों में जो ज़्यादा होता है सफ़ेद मोतिया हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटर कास्ट या इंटर फैमिली मैरिजेस होती हैं, तो जिन ख़ानदानों में जो है बहुत ज़्यादा आपस में शादियाँ होती हैं उनमें जो है कंजेनिटल कैटरैक्ट की जो है इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। ख़ासतौर पर अगर
आप अगर फैमिली में देखें तो या तो वालिद को बचपन में कैटरैक्ट हुआ होता है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा इंसिडेंस हो जाता है। तो एक कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप जिसको इंटर फैमिली मैरिजेस ना करें। उसके अलावा ये कि कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो इंट्रा यूट्राइन, यानी कि बच्चे को माँ को अगर इन्फेक्शन हो जाए जबकि बच्चा पेट में हमल से तो उस वजह से रुबेला बहुत कॉमन है। रुबेला की वजह से जो कैटरैक्ट है बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब ये है कि रुबेला का वैक्सीन अवेलेबल होता है, माओं को या यंग लड़कियों को रुबेला वैक्सीन ज़रूर लगना चाहिए। सो दैट अब तो जैसे आपका जो EPI प्रोग्राम है उसमें रुबेला वैक्सीन भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि वो रुबेला के वैक्सीन अपनी बच्चियों को ज़रूर लगवा देना चाहिए ताकि जब वो प्रेग्नेंट हो तो उनको रुबेला से कम वो हिफाजत हो। तो रुबेला इन्फेक्शन की वजह से जो है कैटरैक्ट। हमने सफ़ेद मोतिया की तो बात कर ली, उसका इलाज हो जाता है। काला जो मोतिया हो जाता है लोगों को, वो थोड़ा सा डेंजरस होता है, उस पर क्या कहेंगे? उसके क्या जो है इलाज किस तरह से मुमकिन है? उसका तो इलाज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। काला मोतिया जो है ना वो बहुत इतनी रिस्पॉन्सिव किस्म की डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसकी मेडिकल मैनेजमेंट भी होती है कि आपको आई ड्रॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, सर्जरी करके फिर आप काले मोतिया का भी मगर ये कि वो तकरीबन एक तरह से एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, उसका वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है ना, तो वो ज़रा मुश्किल बीमारी है इलाज करना उसका। जी, अब जिस तरह मौसम गर्मी का जो होता है, शदीद गर्मी होती है और माहौलियाती आलूदगी की वजह से भी जो है आंखों को ख़तरा होता है, लोगों की आइज़ में जलन हो रही होती है, आगे जो है स्मोक भी होगी, तो उस पर क्या कहेंगी? आंखों की हिफाजत कैसे की जा सकती है? बेटा उसमें ये है कि जितना ही हमारे जो इन्वायरमेंट है पोल्यूटेड हो जाती है, स्मॉग आती है, तो उसे ड्राई आइज़ बहुत होती है। जब आप बाहर निकलते हैं जो केमिकल्स हैं वो उसके साथ मिला के जो सिचुएशन बनती है उसमें ड्राई आइज़ का, तो यही है कि आप जो है आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं वो उनको इस्तेमाल करें। घर आएँ तो आंखों को पानी से बहुत अच्छे से धोएं, बार बार धोएं, हाथों को साफ रखें। बाहर से जब बच्चे खेल कर आएँ उस वक्त तो हर हाल में उनको जो है हैंड्स को जो है वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर निकलें तो आप डार्क ग्लासेस लगाएं, उसे प्रोटेक्ट करें, या आप वो जो शेड वाले कैप्स होती हैं वो पहनें ताकि सन से प्रोटेक्ट कर सकें पोल्यूशन से। और सबसे बड़ी पोल्यूशन एक सिर्फ यही नहीं कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, बच्चों को घरों में भी पोल्यूशन का सामना करना है, स्पेशली अगर उनके घर में कोई सिगरेट स्मोक कर रहा होता है तो सिगरेट स्मोक इज़ ऑल्सो अ किलर। वो भी जब आपके इन्वायरमेंट में और स्पेशली बंद कमरों में अगर 2-3 लोग सिगरेट पी रहे हैं और वो धुआं जमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी आंखों में इरिटेबिलिटी, रेडनेस, इचिंग, ड्राई आइज़ वो सब हो जाते हैं। उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक्सरसाइज भी हमारी विजन को जो है इम्प्रूव कर सकती है, ऐसा कुछ है? बेटा डायरेक्ट तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन अगर आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, अगर आप वक्त पर सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो पूरे जिस्म को इफेक्ट करती है तो आंखें भी उसी बॉडी का हिस्सा है, तो उसी तरह उनको भी इफेक्ट करती है। तो गुड नाइट स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लुकिंग आइज़। अगर अच्छी नींद होगी, स्ट्रेस फ्री होगा, तो आपकी आंखें भी साफ शफाफ और चमकती भी नज़र आएंगी, उतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगी। डॉक्टर साहब बेस्ट डाइट बता दें कि बेस्ट डाइट कौन सी है आंखों के लिए, मतलब जो लोग पेशेंट हैं या जिनकी आंखें ख़राब हैं वो कौन सी डाइट लें जिसकी वजह से उनका जो विजन है वो भी इम्प्रूव हो जाए, और जनरली आम में रूटीन में भी बच्चों को कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डाइट देनी चाहिए जिनसे जो है उनकी जो आंखें हैं वो ठीक रहें, बेहतर रहें? बेटा हमारे मुल्क में ना हर चीज़ मिलती है, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं। तो अगर आप एक स्टेबल डाइट ले रहे हैं, बच्चे अगर वो जंक फूड नहीं खा रहे तो रूटीन में जो वो फल लेते हैं वो तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होता है। आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए टारगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको विटामिन ए सप्लीमेंट्स आपकी सब्जियों में मिल जाते हैं, आपके फलों में मिल जाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट है, अगर एक बच्चा रोटी खा रहा है, फल खा रहा है, मौसमी फल उसने ले लिए, सब्जियां रेगुलरली खा रहे हैं, तो दैट्स फेयर इनफ एंड गुड इनफ। कोई बहुत सारे लोग जो हैं कहते हैं कि वो कुछ मिक्सचर बना के खाते हैं, शायद उसमें चने डालते हैं और बादाम होता ही होता है, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। आई डोंट हैव एनी साइंटिफिक ये मैं कहूँगी नहीं जी कहीं कि मेरे को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, दे दो, लेकिन नुकसान नहीं होगा। लेकिन हर चीज़ जो है बैलेंस होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की एक्सेस या कमी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़, जो घर में खाना पक रहा है वो खाओ। तो किस उम्र में जो है ऐसा मुमकिन है कि बिनाई का इलाज जो है वो मुमकिन हो? एज फैक्टर भी है इसमें रोल प्ले करता है? बेटा कुछ बीमारियों में एज फैक्टर जरूर रोल प्ले करता है। जैसे बच्चों में अगर कैटरैक्ट है तो सूनर द बेटर, जितनी जल्दी आप ऑपरेट करोगे उतनी जल्दी उसकी विजन रिस्टोर होना है। जैसे स्क्विंट है उसको मैनेज करोगे, वरना ये कि आपका जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बहुत कम नज़र आता है, जैसे जैसे वो देखता है ऐसे ऐसे उसकी नज़र जो है वो ग्रो करती है। तो अगर कोई भी फैक्टर उसको नज़र नहीं आने दे रहा, जैसे कैटरैक्ट बन गया या कोई और वजह बन गई, तो उसकी विजन नहीं ग्रो करेगी।
बढ़ेगी। तो पहले 3 to 4 मंथ्स हुए उसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने, इसीलिए मैंने कहा कि पैदा होने पर उसको ज़रूर एग्जामिन कराना है, क्योंकि अगर हमने वो विंडो मिस कर दी तो कोई ऐसी बीमारी है उसको हो गई जिसकी वजह से उसकी विजन को लॉस हो रहा है, तो फिर विजन को ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो वो थोड़ी सी शॉर्ट, अदरवाइज़ तो ये कि ज़ाहिर है वो विजन ग्रो करती रहती है और आप जैसे जो बीमारी है उसके उसी हिसाब से उसका इलाज करते जाओगे। जी जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि मोस्ट कॉमन आई इंजरीज जो हो जाती है उनमें से कौन सी जो इंजरीज हैं वो कॉमन हैं? बेटा अगर आप स्टडीज़ जितना देखें ना, और जितना हमने अपने हॉस्पिटल में भी स्टडीज़ करी है, तो उसमें ये होता है कि बच्चा हालांकि जहाँ उसको सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा ही ससेप्टेबल होता है, घर में और स्कूल में। तो घरों में जो है बच्चे जो है जो ज़्यादातर जो इंजरीज होती हैं, कैंची, नीडल्स, सुइयाँ, या बच्चे जो है कुछ जैसे कुछ लोग जिनके घर में डायबिटिक्स होते हैं वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं, तो अगर सिरिंज को वो लापरवाही से फेंक देते हैं तो सिरिंज की नीडल की इंजरी वो अक्सर आती है। फिर केमिकल इंजरीज जो सबसे ज़्यादा जो गज़ब हम ये करते हैं कि जो हमारे ब्लीच होते हैं या केमिकल्स होते हैं, हम 7 अप या कोक की उनकी बोतल में डाल देते हैं और बच्चा कभी कभी उसको 7 अप समझ के उठा लेता है, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर बच्चों को अपने घर में होता है, तो आपको वो एहतियात करनी है। सेकेंडली ये कि फ़िज़िकल अब्यूज़, अगर माँ या बाप कभी कभी वैसे ही गुस्से में आँख पे चोट लग गई, जैसे अभी हॉस्पिटल में मैं जहाँ से आ रही हूँ, तो जो बच्ची आई थी वो जामुन के दरख्त पे चढ़ी थी बेटा, और वहाँ से वो जामुन तोड़ते नीचे गिर गई और अब उसकी एक आँख में उसको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, उसको ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। एक और बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, कोई 3-4 माह का, तो वो कुर्सी अपने बेड से नीचे गिर पड़ा, तो उसकी वजह से भी उसकी एक आँख की जो है मसल है वो इन्वॉल्व हो गई, तो वो एक मसला बन गया। फिर स्कूल में आपको सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है बच्चों को, जो हमारे पास आते हैं वो पेंसिल की टिप या पॉइंट होती है, वो प्रिक कोई भी होती है, तो उसमें ये कि हम लोग ये कहते हैं कि आप जो पेंसिल शार्पन करें तो उसको बहुत ज़्यादा शार्प पॉइंट ना करें, बिकॉज वो शार्प पॉइंट आपस में खेलते हुए भी चाहे वो यूँ मारते हैं तो कॉर्निया परफोरेट हो जाता है, तो परफोरेटिंग इंजरीज बहुत आती है हमारे। जी, जैसे आपने केमिकल बर्न की बात की है, तो इसको किस तरह से, जो मतलब इस तरह की इमरजेंसी होती हैं तो फिर किस तरह से उसको डील किया जाता है? बेटे केमिकल बर्न में से इमीडिएट जो फर्स्ट एड, अगर आँख के अंदर बफर्स महाल पड़ गया वो केमिकल, तो फर्स्ट एड मेजर्स तो यही है कि आप उसको पानी से जितना वॉश कर सकते हैं वॉश करें। तो घर में पेरेंट्स या केयर टेकर ये कर सकते हैं कि इमीडिएटली जस्ट वॉश, क्योंकि बाय द टाइम यू रीच द हॉस्पिटल वो बर्न बढ़ जाता है, तो उससे पहले आप जितना फिर वॉश करें, उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट क्या है, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कॉर्निया को इतना डैमेज नहीं करते, कुछ डैमेज कर जाते हैं। तो पानी वैसे सबसे बेहतरीन इलाज होता है कि आप जितना उसको वॉश करके अपनी आँख से निकाल सके इमीडिएटली उसको निकाल दें। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूँगी कि आई क्योर के लिए लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है टेक्नोलॉजी में? आई ग्रोथ के लिए मतलब हम ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है, टेक्नोलॉजीज जो यूज़ हो रही होती हैं जिनके थ्रू जो है हम आईज को क्योर कर रहे होते हैं, जो ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं उसमें? तो इस वजह से आई में तो है कि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का मेरा ख्याल एडवांसमेंट हुआ, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स अवेलेबल हैं। अब वो लेज़र जो है जैसे डायबिटीज़ की वजह से आंखों में नुकसान हो जाता है तो लेज़र्स अवेलेबल हैं, फिर कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं। अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए कि सर्टेन ड्रग्स हैं जो आप आई में इंजेक्ट कर दें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी वगैरह उसको रोका जा सकता है। फिर अब कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है, अब हम डिफरेंट मशीनें आ गई हैं जिनके साथ आप बहुत सारा काम कर लेते हैं। लेज़र्स की बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, लेज़र्स के ज़रिए जैसे एनके आजकल जो है ऐनक उतर जाती है तो वो भी आप वो दैट इज़ द लेटेस्ट एडवांसमेंट, उसमें तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इस तरह से आई कि मेरे ख्याल है मेडिकल की वन ऑफ दोज फील्ड है जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस हॉस्पिटल में आप सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं, किस तरह के पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं? मैं जो एज ए सुपरवाइज़र काम करी हूँ मुगल आई हॉस्पिटल में, तो वहाँ जो पीडियाट्रिक का सेक्शन है मैं उसको सुपरवाइज़ करती हूँ और हेड करती हूँ। तो उसमें ज़्यादातर जैसे मैंने कहा ट्रॉमा बहुत आता है, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया हमारे पास बहुत आता है, और उसके बाद ये रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसको कह के, या स्क्विंट, बहुत ज़्यादा स्क्विंट तो बल्कि एक मेजर चंक है हमारा ना, मोर देन 50% ऑफ आवर पेशेंट जो हैं वो स्क्विंट से आते हैं जिनको हम डील करते हैं। तो उनके पास इस तरह के वहाँ पर तकरीबन इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं, सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, वो सब कुछ अवेलेबल है, तो हम उनको केटर करते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल। जी,
जैसे हमने रिफ्रैक्टिव एरर्स की बात की थी, तो इसकी कौन कौन से टाइप्स हैं ये भी डिस्कस कर दें व्यूअर्स के लिए, ताकि उनको भी जो है एक तो है मतलब होता ये है कि आई बॉल की जो है, अगर आई बॉल नॉर्मल से ज़्यादा लंबी हो जाए तो उसको हम मायोपिया कहते हैं। उसमें होता ये है कि जो लाइट रेज है वो जो रेटिना है उसके ऊपर फोकस नहीं होती है, आगे फोकस होती है। तो उन बच्चों को ऐसा होता है कि दूर से तो उनको ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, लेकिन फिर नियर विजन अच्छी होती है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो बहुत देर में जाके जब बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाते हैं तो टीचर से कंप्लेन आती है कि वो बोर्ड को नहीं क्लेम दे सकते, क्योंकि नियर उनका काम तकरीबन चलता रहता है। दूसरा सूरत हाल ये होती है कि आई बॉल बजाय लंबी होने की नॉर्मल लेंस से छोटी होती है। इन बच्चों का मसला ये होता है कि ना उनको दूर से अच्छा नज़र आता है, ना उनको करीब से अच्छा नज़र आता है, और ये फिर बहुत जल्दी जो है एज अ स्क्विंट से प्रेजेंट करते हैं। अब वो बहुत फॉर्चुनेट बच्चे होते हैं कि उनको स्क्विंट हो जाए और माँ बाप स्क्विंट को चेक कराने के लिए जाते हैं तो पकड़ा जाता है। समटाइम्स ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि उनको नज़र नहीं आ रहा। तो फिर इस टाइप जिसको हाइपरमेट्रोपिया हम कहते हैं, इसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्योंकि ना बच्चा दूर देख रहा होता है ना नज़र, तो उसकी विजन की ग्रोथ नहीं होती। और सेकेंडली फिर एक एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें कि कॉर्निया की जो है दो एक्सेस डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो आजकल जो बच्चों को बहुत ज़्यादा है, उसका एक बहुत बड़ी वजह आपका एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड एक्सेसिव रबिंग ऑफ आइज है। तो उसको बचाने के लिए ज़रूरी है कि स्क्रीन टाइम कम करें। जैसे आपने स्क्रीन की बात की है, तो हम टेलीविज़न पे भी बच्चों को कार्टून्स वगैरह लगा कर दे सकते हैं, तो कितने डिस्टेंस पे जो है हमें जो भी चीज़ें मूवीज़ देख रहे हैं, सीरीज़ देख रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए हमारी आइज़ से? बेटा टीवी पर अगर आप देख रहे हैं तो जैसे अभी हम बैठे हैं तो 5-6 फीट मीटर बैठे हैं तो दैट इज़ फेयर इनफ। एक्चुअली वो जो नियर काम होते हैं जैसे आईपैड, जैसे लैपटॉप, जैसे मोबाइल, वो ज़्यादा आई को जो है हार्मफुल इफेक्ट। जैसे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं ना, लैपटॉप पे बहुत से लोग देख रहे होते हैं, कंप्यूटर पे भी, तो टेबल के साथ जब हम चेयर पे बैठे होते हैं उसमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए, या कोई हमें ग्लासेस पहन कर ऐसी जो है अपनी सीरीज़ वगैरह जो हम इंजॉय करना चाह रहे होते हैं वो देख लें तो वो बेहतर होगा? आइडली एक आर्म्स लेंथ पर हो आपका लैपटॉप, आपकी हाइट पर हो, कि ताकि आपके कमर पर, आपके कंधों पर भी बोझ ना पड़े। वरना क्या होता है कि बच्चों को ना कमर पे, कंधों की वो सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर एक रिफ्लेक्टिव वो शीट लगा लें तो दैट हेल्प्स यू आउट। उसको थोड़ा सा लाइट को डिम कर लें तो वो आपको हेल्प आउट कर, लेकिन एटलीस्ट आर्म्स लेंथ पर होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आजकल ट्रेंडिंग में आई लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई रिस्क भी है? जिस तरह आजकल हम लोग प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो आई लिफ्टिंग का रिस्क है? आई लिफ्टिंग से क्या मुराद है आपकी, वो जो बोटॉक्स वगैरह की बात जी कर रहे हैं? जी, उसमें अगर तो किसी ने अच्छे हाथ में लगाई है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत मसल में लग जाती है तो फिर ये फॉर्चुनेट है कि उसका इफेक्ट 3-4-5 महीने के बाद खत्म हो जाता है। समटाइम्स अगर वो आई लिफ्टिंग के लिए लगाते हैं तो वो लिवेटर मसल पे अगर गलती से लग जाए तो वो जो लिड है वो ड्रूप कर जाता है, जिसको हम टोसिस कहते हैं। फिर वो आँख 4-5 महीने बंद रहती है। तो इट हैज़ टू बी बहुत स्टैंडर्डाइज जगह पे लगवानी चाहिए, रैंडमली नहीं। डॉक्टर सिमन, लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें आंखों की हिफाजत से मुतालिक, और पेरेंट्स को कोई मैसेज कन्वे करना चाहें हमारे शो के थ्रू? जी, एक मैसेज जो देना है, जो अभी मैं हॉस्पिटल से जब आपकी तरफ आने के लिए निकल रही थी तो एक फैमिली मेरे पास आई थी, एक बच्ची थी, उसको ग्लासेस लगते थे, लेकिन उसके एक दिन पहले ग्लासेस टूट गए तो वालिद साहब और मामू जान उनको दिखाने के लिए ले आए। उनके पास कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था, उनके पास ऐनक नहीं थी, और 5 साल में उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा अपनी बच्ची को दिखाया था। तो वो मैं उनसे बहस करती हुई आ रही थी कि जब आपने एक दफ़ा डॉक्टर को दिखाया है तो आपने उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है, सो दैट फॉलो पर डॉक्टर को पता हो कि पहले क्या हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, अगर और रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को कोई मसला है तो आपने बहस हो, जब डॉक्टर आपको बुलाता है उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये नहीं करना कि जी फ़ायदा नहीं हुआ था और ऐनक टूट गई तो अब मैंने डॉक्टर बदल लिया, फिर मैं अगले साल किसी और डॉक्टर के पास जाऊं। इसको मैं हेल्थ टूरिज्म का नाम देती हूँ, और हेल्थ टूरिज्म जो है इतनी अच्छी बात नहीं होती। आइदर स्टिक टू अ डॉक्टर, और इफ़ यू नॉट सेटिस्फाइड तो कम से कम उसका पूरा रिकॉर्ड आप साथ लेकर। दूसरा जो एक डिलेमा मुझे लगा था, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने कहा उनका एक बेटा था उससे छोटा, उन्होंने कहा उसको मैंने चेक कराया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी थी। वो भी आई थिंक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर सीमा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाजरीन, उनसे हमने आंखों के मुतालिक मसाइल जो है वो जाने, उनका हल भी जाना। अगर आपकी फैमिली में किसी को आइज का प्रॉब्लम है, अपने बच्चों को ज़रूर एग्जामिन करवाएं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएं, और जितने भी मसाइल हैं फ़ौरन, आइज से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उसके लिए फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि किसी बड़े इशू से बचा जा सके। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।